नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2025 कैलेंडर ईयर 2025 शुरू हो चुका है। सेंसस यानी जनगणना ये हर 10 साल में होने वाली ऐसी एक्सरसाइज है जो सामान्य बात है। इसमें कोई नई बात नहीं होती, कुछ ऐसा चमत्कारिक नहीं होता। इससे देश भर के आंकड़े जुटाने में सरकार को मदद मिलती है। लोगों की संख्या कितनी है, हाउस होल्ड की संख्या कितनी है, उनका इनकम ग्रुप क्या है, और उसके अलावा धार्मिक आधार पर जो अलग अलग धर्म और मजहब के लोग हैं कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं, जैन कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, और इसके अलावा जातियों में सिर्फ आदिवासी और दलित जातियां जो हैं उनकी गिनती होती है और किसी जाति की गिनती नहीं होती है। पहली बात तो ये सिलसिला जो 10 साल का था उसमें एक व्यवधान आ गया। 2020 में जो कोरोना आया उसकी वजह से 2021 में होने वाली जनगणना को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद जनगणना जो है लगातार स्थगित होती रही। उसके कुछ वाजिब कारण हैं, कुछ न समझ में आने वाले कारण हैं। वाजिब कारण ये है कि जनगणना के लिए जिस तरह का माहौल चाहिए था कोरोना के बाद उस तरह का माहौल नहीं था। सीए को लेकर जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ उसकी वजह से एक तनाव था, वो भी एक कारण था। और सरकार जो है किसी तनावपूर्ण माहौल में, क्योंकि उस समय तैयारी थी कि हम जनगणना भी नहीं होने देंगे, जनगणना का भी विरोध करेंगे, तो इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को विवाद की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती थी सरकार। मुझे लगता है उसका भी एक कारण था। अब वो समय आ गया है जब सरकार ने कहा कि 2025 में जनगणना कराई जाएगी। तो आज के बाद कभी भी जनगणना के बारे में केंद्र सरकार की ओर से घोषणा हो सकती है। जनगणना इस साल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह क्या है कि 2026 का साल जो तय हुआ था, आपको याद होगा 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभा में जो सीटों की संख्या है विधायकों और सांसदों की, उस पर फ्रीज लगा दिया गया था। सीटों की संख्या तय होती है उस प्रदेश की आबादी के आधार पर, और आबादी बढ़ती है तो सीटों की संख्या बढ़ती है। तो ये तय हुआ कि भाई ये एक तरह का इंसेंटिव होगा आबादी बढ़ाने का, कि अपने राज्य में सीटें बढ़ानी है लोकसभा और विधानसभा की, तो आप आबादी बढ़ाइए। तो जो राज्य परिवार नियोजन के कार्यक्रम अपनाएंगे, जो जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, वो घाटे में रहेंगे। तो इसलिए एक फ्रीज लगा दिया गया कि, और तय हुआ कि 2026 में अगला डिलिमिटेशन होगा, यानी परिसीमन। लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण होगा और उनकी संख्या पर जो फ्रीज लगी है, जो रोक लगी है, उसको भी हटाया जाएगा। यानी फिर जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होगा कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। इसको लेकर अब देखिए, इस जनगणना को लेकर जो आंकड़े आने वाले हैं उनको लेकर बहुत सारे विवादों को जन्म मिल सकता है और बहुत सारे विवादों का समाधान भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि सरकार को आंकड़े मिलेंगे तो उसको नीतियां बनाने में, अपनी खासतौर से आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाने में सहूलियत मिलेगी। लेकिन विवाद के मुद्दे कौन से हैं? एक, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जाति के आधार पर गणना हो, यानी सभी जातियों की गिनती की जाए। अब कांग्रेस पार्टी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जो ये परंपरा शुरू की थी, वो परंपरा शुरू की थी हिंदू समाज को जातियों में बांटने के लिए, और जातियों का निर्धारण उन्होंने जिस तरह से किया था वो निहायत ही अनसाइंटिफिक और सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो बिल्कुल गलत था। किसका माथा कितना ऊंचा है उससे वो इस जाति में है, किसकी ठुड्डी कैसी है इसके आधार पर उसको इस जाति में रखा जाएगा। और जातियों की संख्या लगातार आप देखें दशक दर दशक जो है वो बढ़ती गई। कहाँ से जातियाँ बढ़ गई, नई जातियाँ कहाँ से आ गई, ये एक सवाल है। जाति के आधार पर गणना होगी कि नहीं, केंद्र सरकार का अब तक जो रवैया रहा है वो उसने इससे इनकार नहीं किया है, लेकिन इसको स्वीकार भी नहीं किया है। आपको मालूम होगा कि 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी, तो एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, एक तरह की जनगणना ही थी वो,
और उस समय जातियों की गणना उसमें की गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को कभी यूपीए सरकार ने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह जो बताई गई, उसकी वजह ये थी कि ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स है। एक जाति जो इस राज्य में ओबीसी में आती है, दूसरे राज्य में दलितों में गिनी जाती है। एक जाति जो किसी राज्य में सवर्णों में गिनी जाती है, दूसरे राज्य में वो उसकी गिनती ओबीसी में होती है। तो राज्य दर राज्य जो है जातियों के बारे में ये क्लासिफिकेशन अलग अलग है। तो सेंट्रल लिस्ट कौन सी हो, स्टेट लिस्ट कौन सी हो, दोनों को किस तरह से जो है उनका मिलान किया जाए। तो पी चिदम्बरम जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है कि असंभव है, ये इस एक्सरसाइज से कुछ निकलना नहीं। लेकिन अब कांग्रेस का रुख बदल गया। कांग्रेस को लगता है कि उसके हाथ में बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार है, जाति की गणना। और राहुल गांधी की बातें आप सुने तो लगता है कि इस देश की सारी समस्याओं का हल निकल आएगा अगर जाति के आधार पर गणना हो जाएगी। लेकिन ये बहुत से विशेषज्ञों का मानना है। और जब 1951 में आज़ादी के बाद पहली जो जनगणना हुई, उसमें जाति के आधार पर गणना को रोक दिया गया था, क्योंकि इस कदम को डिवाइसिव माना गया था। और उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू से शायद ज़्यादा समझदार हैं, समाज की और देश की उनको शायद ज़्यादा समझ है। और उस समय जो लोग सत्ता में थे और जो विपक्ष में थे, उनमें कोई इस मुद्दे को लेकर मतभेद नहीं था। आज मतभेद है। और सरकार का अभी तक रवैया जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो जाति के आधार पर गणना के लिए शायद तैयार ना हो, क्योंकि इसका नतीजा ये होगा कि शहर शहर गांव गांव में इसको लेकर झगड़े होंगे। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद सामाजिक तनाव आया था, उससे बहुत बड़ा तनाव आएगा। और उसका कराने का भी कोई बड़ा फायदा होगा ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि देश में केवल एक राज्य ने जनगणना कराई है जातियों की। हालांकि उसको जनगणना जो है तकनीकी रूप से नहीं कहा जा सकता, वो कास्ट सर्वे कहा जाएगा, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं, बिहार ने। और वो जो संख्या निकली, उस संख्या पर किसी को भरोसा नहीं है। हर जाति समूह के लोगों का दावा है कि हमारी संख्या तो ज़्यादा है, हमारी कम बताई जा रही है। और उससे कोई सरकार की नीतियों पर असर पड़ा हो, ये अभी तक दिखाई नहीं दिया है। नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो उसके आधार पर, ये भी दिखाई नहीं दिया है। तो उसका उद्देश्य वो है जो राहुल गांधी दूसरी बात कहते हैं कि ये जो 50% की सीमा है आरक्षण की, इसको ख़त्म करना है। यानी देश में आरक्षण की सीमा और ज़्यादा बढ़ाना है। और क्यों बढ़ाना है, तो भविष्य में वो क्या चाहते हैं या उनके मन में क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उनकी पार्टी और उनकी राज्य सरकारें जो कर चुकी हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनके दिमाग में एक बात स्पष्ट है कि इस सीमा को ख़त्म करके मुसलमानों को आरक्षण देना है, जबकि संविधान, भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मनाही करता है। धर्म के आधार पर आरक्षण की भारतीय संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो ऐसा कर सकती है। वो कई राज्यों में ऐसी कोशिश कर भी चुकी है और बार बार कहती भी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई किसका रिजर्वेशन का कोटा काटेंगे। अगर बढ़ेगा तो फिर जो है संख्या के हिसाब से बढ़ेगा, तो पिछड़ी जातियों की संख्या अगर ज़्यादा निकलेगी जैसा दावा है, तो उनका आरक्षण का कोटा बढ़ना चाहिए, दलितों का बढ़ना चाहिए, आदिवासियों का बढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि किसी तरह से एक अशांति पैदा करो, ऐसा माहौल पैदा करो जिसमें देश का विकास रुक जाए। ये देश के विकास या सामाजिक समरसता के लिए नहीं है, ये सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए और देश का विकास अवरुद्ध करने की योजना का हिस्सा है। ये जॉर्ज सोरोस की योजना का हिस्सा है, ये आप मानकर चलिए। ये आइडिया जॉर्ज सोरोस का ही है। तो भारत विरोधी ताकतें चाहती हैं कि भारत में जातीय संघर्ष हो, जाति के आधार पर लोगों में वैमनस्य हो, लड़ाई हो, तो हिंदुओं को तोड़ा जा सके और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको और मजबूत किया जा सके। तो ये तो विवाद का मुद्दा हुआ। उसके अलावा भी मुद्दे हैं। एक मुद्दा, जैसा मैंने कहा, परिसीमन होगा 2026 में। दक्षिण के राज्यों को एतराज़ है कि भाई हमने तो इतना प्रयास करके परिवार नियोजन कार्यक्रम
को लागू किया और अपनी जनसंख्या को बढ़ने नहीं दिया। तो उसका दंड हमको नहीं मिलना चाहिए कि उत्तर भारत के राज्यों और पश्चिम में जनसंख्या बढ़ी तो उनके लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाए और हमारी घट जाए। तो सरकार की ओर से अभी तक जो इंडिकेशन दिया गया है, जो संकेत दिए गए हैं कि ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही फैक्टर यानी जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन उस अनुपात को कायम रखा जाएगा जो अभी तक बना हुआ था। जैसे 2 राज्यों का उदाहरण देकर बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तमिलनाडु में 40 सीटें हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या बढ़ना तय है और तमिलनाडु में सीटों की संख्या घटना तय है, ऐसा लगता है। लेकिन सरकार ये कह रही कि हम इस अनुपात को नहीं बिगाड़ेंगे, यानी तमिलनाडु से दुगनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, वो अनुपात बना रहेगा। ऐसे में लगता है कि दक्षिण भारत के राज्यों को शायद इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन इसको भी हवा देने की कोशिश होगी। हालांकि ये मुद्दा जो है आग से खेलने जैसा है, क्योंकि दक्षिण में उसका फ़ायदा मिल सकता है अगर, तो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में नुकसान भी होगा। उसके अलावा इस परिसीमन के साथ ही महिलाओं के लिए 33% सीटें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित की जाएंगी, तो वो सीटें बढ़ाई जाएंगी। उनका भी निर्धारण होना है, परिसीमन होना है। तो पूरी लोकसभा और सारे राज्यों की विधानसभा की जो प्रकृति है सब बदल जाएगी। उसका क्षेत्रीय आधार बदल जाएगा, उसका जनसांख्यिकी आधार बदल जाएगा और सब सीटें एक तरह से नई तरह की सीटें हो जाएंगी। दूसरा, एक मुद्दे को लेकर मोदी सरकार की बड़ी आलोचना होती है कि दावा करते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। ये सब दावे सरकार करती है, आर्थिक उदारीकरण और उसके अलावा रोज़गार बढ़ने का दावा करती है, हर तरह के दावे करती है और 81 करोड़ लोगों को अनाज देकर उनको जिंदा रखे हुए। पहली बात तो ये है कि ये कोरोना के समय से मिलना शुरू हुआ, तो क्या कोरोना से पहले जिनको ये मुफ्त राशन नहीं मिलता था वो जीवित नहीं थे? तो ये कुतर्क जो है वो चलने वाला नहीं है, एक बात। दूसरा सवाल ये है कि ये 81.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों मिल रहा है और जनगणना के बाद ये संख्या बढ़ने वाली है। मार्च 2024 के हिसाब से जो अनुमानित जनसंख्या होगी उसके अनुसार ये संख्या 81.5 करोड़ से बढ़कर 93 यानी 93 करोड़ हो जाएगी। अब इसका आधार क्या है और ये क्यों है? तो पहले समझिए कि कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है। कांग्रेस ने 2014 में जाते जाते चुनाव से ठीक पहले आनन फानन में चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया, बिना इसकी व्यवस्था किए कि अनाज कहाँ से आएगा, जो अनाज सस्ता दिया जाएगा उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इस सब की व्यवस्था किए बिना लगा कि ये हमारे लिए मास्टर कार्ड होगा, गेम चेंजर होगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया। अब उस फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये व्यवस्था है कि ग्रामीण इलाकों की 75% आबादी यानी 75% और शहरी क्षेत्रों की 50% आबादी यानी 50%, इनको आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर करना होगा। तो इनको आप या तो बहुत सस्ते दर पर अनाज दें या मुफ्त में अनाज दें, और ये 81.5 करोड़ की फिगर उसी से आती है। अब नई जनगणना के बाद होगा ये कि बहुत से इलाके जो अभी ग्रामीण इलाके माने जाते हैं वो शहरी इलाके में आ जाएंगे, तो उनका पुनर्निर्धारण होगा। उसके हिसाब से कुछ इलाकों में जो है ऐसे लोगों की संख्या कम हो जाएगी और कुछ में आबादी बढ़ने के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो अनुमान यह है कि वो संख्या 93 करोड़ हो जाएगी, 93 करोड़ हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी एक्ट जब तक है तब तक सरकार को ये अनाज देना ही है। कोरोना के समय उसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सस्ता अनाज दिया जा रहा था, गेहूं और चावल। कोरोना के समय कुछ मुफ्त अनाज देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की, कुछ राज्य सरकारों ने भी की। और कोरोना खत्म होने के बाद यानी
2 साल बाद सरकार ने इन दोनों स्कीमों को मर्ज कर दिया। तो जिनको सस्ता अनाज मिलता था बहुत कम दरों पर, उनको भी सरकार ने इस मुफ्त अनाज योजना में शामिल कर दिया और 81.5 करोड़ लोगों को हर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज जो है वो हर महीने मुफ्त मिलता है। तो अगर 5 लोगों का परिवार है तो 25 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। अब इसकी आलोचना जो हो रही है, इसका जरा आर्थिक पक्ष देख लीजिए। इसका आर्थिक पक्ष ये है कि अब देश में किसी परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ा। किसी परिवार को ये चिंता माता पिता को नहीं होती कि बच्चे को रात में क्या खिलाएंगे। ये एक तरह का इतना बड़ा संबल है जिसकी तुलना किसी भी पैसे से, किसी भी आर्थिक नीति से नहीं की जा सकती। एक बात। दूसरा, जब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए आपको चिंता न करनी पड़े और उसके लिए आपको कोई काम न करना पड़े, तो फिर जब आप काम करके जो पैसा कमाते हैं वो दूसरी चीज़ों पर खर्च करते हैं। तेल, साबुन, चप्पल, जूते, कपड़े, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा जब से फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है तब से न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ गई है। इस गरीब तबके में भी फल और सब्जी की मांग बढ़ गई है। तो उसका असर सीधा इकॉनमी पर पड़ता है। जब अपनी आमदनी का एक हिस्सा ये परिवार खर्च करते हैं कपड़ों पर, जूतों पर, उसके अलावा दूसरी ज़रूरी चीज़ों पर, तेल पर, साबुन पर, तो वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं। उसके ज़रिए वो इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, यानी जीएसटी भी देते हैं। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का फ़ायदा होता है उससे। तो ये 81.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये सरकार, इस मुद्दे पर सरकार की प्रशंसा के बजाय आलोचना होती है। लेकिन जिनको आलोचना करना है उनको वो कोई न कोई मुद्दा खोज ही लेते हैं। लेकिन हम लोग बात जनगणना की कर रहे थे। अब जनगणना के बाद इस बात की कुछ लोगों को उम्मीद है, कुछ लोगों को आशंका है कि एनआरसी आएगी। दरअसल जो है ये जाति की गणना का मुद्दा उसी की काट के लिए उठाया गया है कि इतना विवाद पैदा कर दो कि जाति की गणना अगर रुके तो एनआरसी भी रुक जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि एनआरसी रुकेगी। मैं ये नहीं जानता कि जनगणना के साथ ये होगा या उसके बाद होगा। सीए का कानून सारे विरोधों के बावजूद बना और लागू हुआ, तो एनआरसी का भी कानून लागू होगा। जिस तरह से घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से दुनिया भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ वातावरण बन रहा है, ऐसे में भारत चुपचाप नहीं बैठ सकता। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी डेमोग्राफी बिगड़ जाए। तो ऐसे में एनआरसी बहुत ज़रूरी है देश की सुरक्षा के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, सद्भाव के लिए और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसके लिए। तो एनआरसी को रोकने की ये पेशबंदी है कांग्रेस और विपक्षी दलों की। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार की जनगणना बहुत सारे विवादों का समाधान करेगी और कुछ नए विवाद भी पैदा करने की कोशिश हो सकती है। वो कितना, उसका स्वरूप क्या होगा, कितना बड़ा बनेगा, कितनी देर तक ये मुद्दा रहेगा, ये तो पता नहीं। लेकिन तैयारी तो दोनों तरफ से है। सरकार ने तय कर लिया है कि देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए जो भी ज़रूरी कदम है उनका चाहे जितना विरोध हो वो उसको करना ही है। और कुछ लोगों की कोशिश है कि ऐसी हर कोशिश को असफल करने का भरसक प्रयास किया जाए। जीत किसकी होती है ये समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।